नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। और आज किसी कारणवश अपनी जो एलईडी है, ये जो पीछे है, इसमें मिस्टेक हो गई। और मिस्टेक हो गई तो कोई नहीं, अपनी क्लासें रेगुलर होनी चाहिए। कल क्लास इसी कारण से नहीं आ पाई, लेकिन अब नहीं, अपनी क्लासें तो डिस्टर्ब होनी ही नहीं चाहिए। ये टारगेट अपना निश्चित रूप से रहता है। तो इस माध्यम से हम आप तक क्लासें पहुँचा रहे हैं। मानवाधिकारों का पहला पार्ट अपन ने कवर कर लिया था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? पार्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आज का एशियाई मूल्य। बात यह आती है कि एशियाई मूल्य उठे ही क्यों, किससे रिलेट करते हैं एशियाई मूल्य, ये महत्वपूर्ण है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी समूहवाद। ठीक है, ध्यान दिया हो अगर आपने, तो हमने क्या पढ़ा था? समूहवाद। और समूहवाद की दो कंसेप्ट थे, एक नारीवाद और दूसरा जो था ना, वो था संस्कृतिवादियों के बारे, जो कि विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार करने वाले लोग थे। वो तो दो प्रकार के लोग थे। कहने का मतलब ये समूहों में विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यूजीसी नेट वाले या फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वाले इकट्ठे हो जाएं और वो होकर के कोई डिमांड रखें तो, और ये कहें कि भाई हम मानवादी को नहीं मानेंगे, हम तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के अधिकारों को ही स्वीकार करेंगे, तो वो क्या हुआ? समूहवाद हो गया। इसी प्रकार से कोई मजदूर खड़े हों, वो कहें कि मानवाधिकारों को नहीं मानेंगे, हम किसे मानेंगे? हमारे मजदूरों के अधिकारों को। ऐसे ही एशिया के लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों को नहीं मानेंगे, हम तो एशिया की जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग जो अधिकार है उनको मानेंगे। और उनमें सबसे बड़ा लीडर खड़ा कौन को हुआ? मलेशियाई प्रधानमंत्री थे, कौन? महातिर मोहम्मद। उन्होंने बात कही कि हम मानवाधिकारों को नहीं, एशिया के जो अधिकार हैं, एशियाई कल्चर के अकॉर्डिंग जो अधिकार हैं उन पर ज़्यादा जोर देंगे। और चूंकि उनको पूरी तरह से मानवाधिकार वाले मानेंगे नहीं, इसलिए हम मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं कर सकते, ये बात कही। तो फिर उनसे पूछा गया महातिर मोहम्मद से कि भैया फिर ये बताओ कि भाई एशिया वालों के जो अधिकार हैं, या कह सकते हैं कि एशिया वालों की जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ है एशिया के लोगों के, वो क्या वैल्यूज़ हैं कि उन वैल्यूज़ को इतना इंपॉर्टेंस है कि मानवाधिकार उनके सामने फैलोगे? तो उसने बताया, किसने? महातिर मोहम्मद ने क्या बताया कि भाई 3 वैल्यूज़ हैं हमारी, एशिया के लोगों की 3 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी? समाज को प्राथमिकता दी जाती है, सत्ता का सम्मान किया जाता है और परिवार को महत्व दिया जाता है। अब इन तीनों चीज़ों में बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या? वो देखना। देखो, पहली चीज़ क्या? समाज को प्राथमिकता दी जाती है। बड़ी ही बात शानदार है। क्या है, क्या कहना चाहता है? समाज को प्राथमिकता का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी देश के अंदर मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहाँ मुसलमानों का ही शासक होगा और मुसलमानों को ही बाकी जो अल्पसंख्यक हैं वो पूरा क्या करेंगे? उनका सम्मान करेंगे। यही बात हो गई, समाज का महत्व हो गया। उसी प्रकार से सत्ता का सम्मान, यानी खुद महातिर मोहम्मद जो शासक बन के बैठा हुआ है उसका सम्मान करो, यही बात हो गई। तीसरी बात, परिवार का महत्व, यानी महातिर मोहम्मद अगर मर जाए तो उसका बेटा ही राजा बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, इस प्रकार की बात वो कहना चाहता था। यही बात है ना इससे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति लोकतंत्र का विरोधी हो गया, ये तो राजतंत्र का समर्थक हो गया। यही बात हुई, यानी पूरे एशिया के लोग जो हैं वो राजतंत्र को मानते हैं, ये बात वो कहना चाहता था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। भारत देश में हाँ, हालांकि पुराना कल्चर अगर देखा जाए तो भारत में और दुनिया के और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो भी एशिया के क्षेत्र थे उन सब में ज़्यादातर में राजतंत्र था। लेकिन इसी भारत में, जैसे थोड़े दिन पहले जब संसद का उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी ने भी कहा था कि यहाँ पर क्या पाए गए हैं? पहले गणराज्य पाए गए हैं। ये रियल फैक्ट है। भारत में जो है, जब इतिहास के अंदर जाकर गहराई से देखेंगे तो बहुत से गणराज्य भारत में पाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि भारत में, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है क्या कि भारत में राजतंत्र ही सक्षम है, या फिर कह सकते हैं कि एशिया के अंदर राजतंत्र वाले सक्सेस हैं, राजतंत्र के ही अधिकार सक्सेस हैं, मानवाधिकार सक्सेस नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि महातिर मोहम्मद केवल अपने स्वार्थ में ये बात कर रहा था, पूरे एशिया के लोगों का ऐसा मानना नहीं है। तो फिर इसकी आलोचना हुई। अब आलोचना क्या हुई वो देखते हैं। इसकी आलोचना होती है महत्वपूर्ण रूप से ये जो हमने कर भी दी, क्या कि ये गैर लोकतांत्रिक शासकों, मतलब लोकतंत्र को नहीं मानता, उनको क्या करना चाहता है? वैधता प्रदान करना चाहता है। किनको? गैर लोकतांत्रिक शासकों को वैधता प्रदान करना चाहता है। कौन? महातिर मोहम्मद। क्लियर? समझ में आ रही ना बात? अच्छा, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी देख रहे हैं, कोई नया विद्यार्थी जुड़ा है और उसे अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए, क्योंकि ये नेट का कोर्स चल रहा है, यहाँ मैं पढ़ाऊंगा फ्री नेट और कंप्लीटली पढ़ाऊंगा दिसंबर तक। लेकिन फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी टॉपिक अलग हैं, तो उसके लिए हमने ऐप पे व्यवस्था दे रखी है फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए। तो मात्र 999 का एक चार्ज आपके लगेगा और मोबाइल नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, इनके ऊपर जाकर के अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ से आपको जो है वो ऐप पे ज्वाइन करा दिया जाएगा। और मात्र छोटा सा चार्ज है 999 रुपये का। उसमें नोट्स ही, अगर नोट्स भी लेने जाओ ना फर्स्ट ग्रेड के, तो वो भी 999 में तो आपको शायद ही मिले, या कोई दे भी दे, ये मैंने कहता। लेकिन इससे ज़्यादा मतलब
इसमें तो नोट्स ही आएंगे ये मान लो, लेकिन मैं आपको नोट्स भी दूंगा और कंप्लीट क्लास भी दूंगा और पूरी जिम्मेदारी भी लूंगा, ठीक है ना, एग्जाम तक की। केवल ये नहीं कि आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, एग्जाम तक लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा। अगर कोर्स भी जाएगा तो आप विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों के माध्यम से हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, ठीक है। विभिन्न टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे, तो इसलिए आप जाकर के और वो ले सकते हैं, अपना कोर्स ले सकते हैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वाले। और यूजीसी नेट वाले बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, उनकी कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बात क्या हुई कि महातिर मोहम्मद जो है ना, उसने क्या की, महातिर मोहम्मद जो है उसकी आलोचना की गई और इस बात से की गई कि भाई तो राजतंत्र का समर्थक है और लोकतंत्र का क्या हो गया, ये व्यक्ति विरोधी हो गया। इस बात से इसकी आलोचना की गई। अब बात आती है जो महत्वपूर्ण रूप से ये कि इस आधार पर, किस आधार पर, जो हमने कहा वो आधार कि भाई महातिर मोहम्मद वाली बात पे मत जाओ आप, वो तो अपने मामले में ही कह रहा है, अपने स्वार्थ में कह रहा है। बाकी रियल फैक्ट ये कि एशिया के लोग लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाजों के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। ये कोई नहीं कह सकता कि भारत में या एशिया के देशों के अंदर लोकतंत्र संभव नहीं है। ये सिर्फ एक सोचने की बात है, बाकी संभव है और चल रहा है। भारत जैसा इतना बड़ा देश लोकतंत्र चला रहा है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, चल ही रहा है यहाँ तो इसलिए ये बात कह देना या जो महातिर मोहम्मद कह रहा है वो बात कह देना, ये बिल्कुल सही, पूरी तरह बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि मानते हैं कि जैसे पाकिस्तान जैसे देशों में या अन्य देशों के अंदर भी आज भी परिवारों का सपोर्ट होता है, सत्ता का सपोर्ट होता है, उस प्रकार की चीज़ें चला करती है, बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पूर्णतः सत्य हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एशिया में ये कोई कह दे कि एशिया में लोकतंत्र संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अगली बात, तो इसका मतलब दोनों बातें हैं, ये तो मानते हैं ना। कुछ हद तक हम ये भी मानते हैं कि महातिर मोहम्मद वाली बात भी कहीं ना कहीं तो है और हमारे वाली बात भी है कि लोकतंत्र हो भी सकता है। बस एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र लगाते समय या भारत में मानवाधिकार लगाते समय आप भारत के या एशिया के जो लोग हैं उनके उन वैल्यूज़ का ध्यान रखो। अगर आपको मानवाधिकार लगाना है ना, तो मानवाधिकार लगाते समय यहाँ के लोगों के वैल्यूज़ को ध्यान रख के लगा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मानवाधिकार अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ के वैल्यूज़ को ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये बात हम मानते हैं। महातिर मोहम्मद की बात से इतना ही हम रेलिवेंस रखते हैं, क्या कि भाई वो जो कह रहे हैं ना उसकी बात में कहीं ना कहीं दम तो है कि आज भी जो है, जैसे भारत के अंदर देख लीजिए गांधी परिवार, अब उससे परिवार से जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है। अगर आज वो परिवार हट जाए तो कांग्रेस भी हट जाए। ये क्या है, ये कहने का मतलब है कि परिवारों के प्रति आज भी सम्मान है, सत्ता के प्रति सम्मान, मोदी जी के प्रति सम्मान दिखाई देता है, तो अपने योगी जी के प्रति सम्मान दिखाई देता है। कल ही अपन ने करंट में पढ़ा था कि मिलियन सबसे ज़्यादा जो है ट्विटर के ऊपर फॉलोवर होने वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ही दी जाती है, जो शासक बैठा हुआ ना उसको पूरा पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं यहाँ लोग। ये बात जो है एशियाई समाज में पाई जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत में या कहें कि एशिया में अगर मानवाधिकार लगाना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ के वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए लगा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एशियाई समाज जो है वो स्पष्ट रूप से पश्चिमी समाजों से क्या है, भिन्न है। ये बात हमें मान करके चलनी चाहिए। मानवाधिकारों को लागू करते समय इस भिन्नता की उपेक्षा नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते, ये जो भिन्नता है किसकी, पश्चिमी देशों की और एशियाई समाजों की जो भिन्नता है उसकी हम क्या नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमें जब मानवाधिकार लगाना है ना एशिया जैसे क्षेत्रों के अंदर, तो एशिया के एशियाई मूल्यों की बात हमें अपनानी पड़ेगी। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीकी वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए मानवाधिकार लगाने पड़ेंगे। तो जहाँ भी आप मानवाधिकार लगाओ तो वहाँ के वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए लगाओ। अब बात आती है कि इस प्रकार की अवधारणा, इस प्रकार का कंसेप्ट तैयार कौन कर रहे हैं, सोच कौन रहे हैं। तो मैंने शुरू में बताया समूहवादी, और समूहवादी में दो हैं, एक तो बहुसंस्कृतिवादी जो भी आएंगे, ये देखो ये रहे, ठीक है, और दूसरे नारीवादी। ये दोनों किस में काउंट होते हैं, समूहवादियों में। नारीवादी नारियों को अधिकार देने पर जोर देते हैं, और ये जो बहुसंस्कृतिवादी जो हैं ये अल्पसंख्यकों के अधिकार पर जोर देते हैं, यानी एक विशेष समूह के अधिकारों की बात ये करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आप इतना समझ लो कि जहां भी आप अधिकार लगाओ तो वहां के लोगों की भावनाओं को ध्यान रखो और फिर मानवाधिकार लगाओ, कोई समस्या नहीं है। ये हमारा कंक्लूजन आता है महातिर मोहम्मद की बात सुनने के बाद। अब हम बात करेंगे बहुसंस्कृतिवादियों के अकॉर्डिंग मानवाधिकार क्या है। तो एक बात तो क्लियर है, वो भी यही कहेंगे कि भाई अल्पसंख्यकों को अधिकार ज़्यादा दो, उनका तो टारगेट ही एक है। तो वो मानवाधिकारों के लिए क्या करते हैं कि सबके ऊपर बराबर मानवाधिकार लागू नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के लिए एक मानवाधिकार का पन्ना देकर के लागू नहीं कर सकते। कौन करें, बहुसंस्कृतिवादी। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर अल्पसंख्यक है ना तो उनको विशेष अधिकार दो,
मानवाधिकार जो देने हैं तो अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष दो और फिर मानवाधिकार दो। ये कौन कहते हैं? बहुसंस्कृतिवादी। ऐसे अगर हम नारीवादियों में जाएंगे तो ये कहेंगे कि नारियों को कुछ विशेष अधिकार दो और फिर मानवाधिकार लागू कर दो। मतलब हर समूह अपने लाभ की बात तो करेगा ही करेगा। तो वही बात है, बहुसंस्कृतिवादी भी यही बात कर रहे हैं कि भाई पहले अल्पसंख्यकों का लाभ उठाओ, लाभ दो और फिर उसके बाद मानवाधिकार लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से वो महातिर मोहम्मद भी ये करता कि एशियाई मूल्यों को मानो फिर मानवाधिकार लागू कर दो। वो तो लेकिन ये कर रहा था कि संभव नहीं है क्योंकि आप मानोगे नहीं। वो तो कह रहा था कि आप तो मानोगे ही नहीं और मान भी नहीं सकते। वो मानवाधिकार और महातिर मोहम्मद के कंसेप्ट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हालांकि हमने फिर उनमें थोड़ा सा समझौता करवा दिया, ये अलग बात है। बाकी महातिर मोहम्मद के अकॉर्डिंग तो मानवाधिकार बिल्कुल कंसेप्ट ही स्वीकार्य नहीं है। तो अब समझ में आ चुकी, पहले कंसेप्ट समझ में आ गया, महातिर मोहम्मद वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। एशियाई मूल्य जिसे कहते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे आपके। एशियाई वैल्यू का मतलब कि एशिया के लोग जिन वैल्यूज को स्वीकार करते हैं जो कि महातिर मोहम्मद ने बताई थी, उन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगाना है? मानवाधिकार। क्लियर? अब हम बात करते हैं बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार मानवाधिकार का कंसेप्ट कैसा है। क्लियर? ध्यान से देखना भाई। चलिए अब हम देखते हैं बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार मानवाधिकार क्या है। तो पहली बात तो ये समझो, बहुसंस्कृतिवाद आ जाए ना तो सीधा डायरेक्टली आपको क्या करना है? अल्पसंख्यक सीधा माइंड में रखना। बहुसंस्कृतिवादी किसका ध्यान रखेंगे? अल्पसंख्यकों का। नारीवादी नारियों का। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। तो बात क्या हो रही है कि बहुसंस्कृतिवादियों के अकॉर्डिंग मानवाधिकार की स्थिति क्या है? तो वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार बहुसंख्यकों के अधिकारों से ज़्यादा होने चाहिए और भिन्न होने चाहिए। ठीक है ना? कैसे होने चाहिए? ज़्यादा और भिन्न। मतलब अल्पसंख्यक जो ना उनको अधिकार आप ज़्यादा दो अब बजाय किसके? बहुसंख्यकों के। क्योंकि अल्पसंख्यक बेचारे हैं तो उनको दो। ये बात कौन कहना चाह रहा है? ये बहुसंस्कृतिवादी कह रहे हैं। ठीक। अब वो एक बात और कहते हैं कि आप समान व्यवहार लागू नहीं कर सकते। भाई आप मानवाधिकार लागू करोगे तो समान लागू करोगे, तो बस वो ये कहते हैं कि देखो आप मानवाधिकार लागू करोगे सब पे बराबर करोगे, ये मैं नहीं जचता। आपको करना है ना अगर मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों को विशेष लाभ दो, उसके बाद अगर आपको करना है तो मानवाधिकार लागू करो। ठीक है। बाकी हम समान व्यवहार के समर्थक नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? बहुसंस्कृतिवादी। ठीक। फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार। अब एक बात समझना, वो क्या कहते हैं बहुसंस्कृतिवादी? हम किसको पढ़ रहे हैं मालूम है ना? ऊपर थोड़ा सा जो है अक्सर ऊपर चले गए, लेकिन ध्यान रहे हम पढ़ रहे हैं बहुसंस्कृतिवाद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुसंस्कृतिवाद। क्लियर? ठीक है। ये समूहवाद की ही अवधारणा का एक हिस्सा है बहुसंस्कृतिवाद, वो हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये बहुसंस्कृतिवादी जोर किस पे दे रहे हैं? अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर, पहली बात। दूसरा, जो बहुसंख्यकों से ज्यादा होना चाहिए। मानवाधिकार वालों को कह रहे हैं कि भैया ये ज्यादा देने पड़ेंगे। दूसरा वो क्या कहते हैं कि आप सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते और हम स्वीकार नहीं करेंगे समान व्यवहार। तो फिर वो पूछे मानवाधिकार वाले तो फिर क्या करें? तो सुनो, बात ये है कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देखो और फिर उस व्यवहार में इन मानवाधिकारों को लागू करो। अगर सामाजिक सांस्कृतिक बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मानवाधिकार लागू करते हो तो कर दो, अन्यथा हम ये स्वीकार नहीं करते। कौन कह रहा है? ये समूहवादी। मान लीजिए समूहवादियों में दोनों आ गए ना, बहुसंस्कृतिवादी और नारीवादी, दोनों ये बात कहते हैं कि भाई हमारा ध्यान रखो और फिर मानवाधिकार लागू कर दो। एशियाई मूल्यों वाले भी यही करे थे, सब यही कहते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस आधार पर, अतः इस आधार पर एक देश में, अब लेकिन एक प्रश्न उठता है बड़ा महत्वपूर्ण, वो सुनना ध्यान से। जब बताओ ये लोग ये कह रहे हैं बहुसंस्कृतिवादी कि भाई एक देश है और उस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हैं, आपको किसका ध्यान रखना है? अल्पसंख्यकों का। कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहे हैं बहुसंस्कृतिवादी कि भाई अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखना है। तो बताओ मुझे कि अगर एक देश के अंदर ही जो देश में लोग रह रहे हैं उनमें ही पूरी तरह से अधिकार समान रूप से लागू नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू बहुसंस्कृतिवादी यानी समूहवादियों के अकॉर्डिंग, कि एक देश के अंदर ही आप समान अधिकार लागू नहीं कर सकते, तो फिर पूरी दुनिया में मानवाधिकार वो भी इक्वली लागू कर दोगे? तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। पूरी तरह से संभव है ही नहीं, वो चीज़ तो लागू ही नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। मानवाधिकार कैसे लगा दोगे? एक देश में अधिकार लगाते समय आपको SC/ST को आरक्षण देना पड़ता है ना। OBC को आरक्षण दिया, SC/ST को दिया, EWS वाले करे थे काफ़ी दिन से तो उनको भी दिया। ठीक है। फिर नारीवादी यानी महिलाओं को आरक्षण दिया। तो कुल मिलाकर के उनको एक देश में आप सबको बराबर नहीं रख सकते, वहाँ ही अधिकार देने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो फिर पूरी दुनिया में आप एक मानवाधिकारों का पन्ना लागू कर सकते हो क्या? संभव ही नहीं है। अतः इस आधार पर एक देश में अधिकारों का विभेद किया जाता है। एक ही देश में अधिकारों में क्या हो जाता है? विभेद। तो पूरे विश्व में अधिकार एक ही आधार पर
व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकते। ठीक है ना, पूरे विश्व के अंदर अगर आप अधिकारों को व्यवहारिक रूप से लागू करना चाहोगे तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो एक ही आधार के ऊपर, भाई सीधी सी बात है ना कि एक देश में संभव नहीं है, एक देश के अंदर अधिकारों का विभेद किया जाता है, एक देश में ही अधिकारों का विभेद हो जाता है। बताया ना SC ST OBC महिलाओं का आरक्षण, तो एक देश के अंदर अगर आपने अधिकारों का क्या कर दिया, विभेद कर दिया, तो पूरे विश्व के अंदर आप अधिकार दे दोगे और वो भी इक्वल, संभव है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से लागू हो ही नहीं सकती वो चीज़। इस प्रकार की बात हमें समझनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू बहुसंस्कृतिवादी, क्योंकि वो तो मानेंगे अगर हम बहुसंस्कृतिवाद को उठा दें, समूहवाद को उठा दें, तब तो उठा करके पूरी दुनिया में एक लगा दो। लेकिन ये लोग हैं ना, ये कैसे लगने देंगे? कौन कौन से बहुसंस्कृतिवादी जिसके और नारीवादी, जो कि दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, समूहवादी, वो एशियाई मूल्यों को मानने वाले लोग। ठीक है, और उधर अपन ने कल पढ़ा था अफ्रीका के अंदर अलग ही चार्टर पढ़ा था ना। तो ये सब लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि मानवाधिकार भारत जो है पूरी दुनिया में लगे, क्योंकि वो सब अपने अपने हिसाब से अधिकार लगाना चाहते हैं। तो जब देश में अधिकार बराबर नहीं लग सकते तो विश्व में अधिकार बराबर लागू हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे उन विचारकों की जिन्होंने इस पे स्टडी की, जहां से प्रश्न अति महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। ठीक है, क्या है वो देखिए। सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे? विल किमलिका की। वो क्या कहती हैं, जो कि बहुसंस्कृतिवादी थी। वो बहुसंस्कृतिवादियों की निम्न मान्यताएं हैं। वो बताती हैं कि बहुसंस्कृतिवादी जो हैं उनकी ये 3 प्रमुख रूप से मान्यताएं, 4 मान्यताएं उन्होंने बताई थी। किसकी? बहुसंस्कृतिवादियों की। पहली बात तो देखो, अच्छी तरह याद रखो, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, ये तो मैंने याद करा दिया था पहले ही। दूसरी बात, अधिकार व्यक्ति के नहीं समूह के भी होते हैं। अधिकार कोई व्यक्ति के नहीं होते, अधिकार किसके भी होते हैं? समूह के भी अधिकार हुआ करते हैं। ये बात कौन मानता है? विल किमलिका कह रही हैं कि भाई अगर बहुसंस्कृतिवादियों को ध्यान रखते हुए बात करें, विल किमलिका एक रिसर्चर है, तो वो क्या कहना चाहती हैं? वो ये कहना चाहती है कि भाई बहुसंस्कृतिवादी जो है ना, वो 4 बातें मानते हैं। पहली बात कौन सी? अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दो। दूसरी बात, अधिकार एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समूह के होते हैं, तो पूरे समूह को दो। भाई आप ये देख करके मानवाधिकार दे रहे हो कि एक हर मानव के बराबर अधिकार होने चाहिए, नहीं, समूह के भी अपने अधिकार हुआ करते हैं। ये बात कौन मान रहा है? बहुसंस्कृतिवादी। तीसरी बात, बहुसंस्कृतिवादी और क्या चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान और विशिष्टता का संरक्षण होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक जो है ना, उनकी संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, उनकी जो विशिष्टता है उसको संरक्षण देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के वो अल्पसंख्यकों को तो पूरा सपोर्ट देना ही देना चाहते हैं। बहुसंस्कृतिवादी आ जाएंगे तो अल्पसंख्यक तो आपको बात करनी ही करनी है। और लास्ट जो बहुसंस्कृतिवादी मानते हैं, वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र में अधिकार की संकल्पना बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। वो कहते हैं कि भाई हम मानवाधिकारों को इसलिए नहीं अपनाना चाहते कि आप उठ के आए हो उदारवादी सिस्टम से। मानवाधिकार कहाँ से आया? उदारवादियों की तरफ से। ये वो मानते हैं बहुसंस्कृतिवादी। और वो कहते हैं कि और उदारवादी क्या करते हैं? उदारवादी जो है वो लोकतंत्र के चक्कर में अधिकारों की संकल्पना देते हैं, और वो संकल्पना बहुमत समाज की, जैसे कि अगर किसी देश के अंदर मुस्लिम ज़्यादा है तो फिर मुसलमानों के अधिकार इंपॉर्टेंट हो गए, किसी देश में हिंदू या तो हिंदुओं के अधिकार इंपॉर्टेंट हो गए। इस प्रकार का कंसेप्ट चलता है। कौन कहते हैं? बहुसंस्कृतिवादी, क्योंकि वो तो अल्पसंख्यक को सपोर्ट करेंगे, मतलब विरोध किसका करेंगे? बहुमत का। तो यही बात यहाँ हो रही है कि बहुमत समाज जो है उनके सपोर्ट में उदारवाद है, और उदारवादी मानवाधिकार दे रहे हैं, इसलिए हम मानवाधिकारों को नहीं मानेंगे। ये बात हमेशा कौन करे थे? बहुसंस्कृतिवादी। और इनकी इन 4 बातों को डिफाइन किसने किया? विल किमलिका ने। तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो समझ लो। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से विल किमलिका के अकॉर्डिंग बहुसंस्कृतिवादियों के विचार निम्न में से कौन से नहीं हैं? और ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू विल किमलिका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगली है भीखू पारेख। वो इन अल्पसंख्यकों के बारे में या बहुसंस्कृतिवाद की तरफ से अल्पसंख्यकों के सपोर्ट में क्या बात करती हैं? वो अब बात आती है भीखू पारेख की। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई प्रवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयत्न होना चाहिए। भीखू पारेख का मानना है कि प्रवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करो, भाई सारी जगह अधिकार तो हो गई, मान लिए अल्पसंख्यक हैं, हर देश में हैं, लेकिन कोई दूसरी जगह से आकर के रहने वाले जो, जैसे भारत से रहकर कोई अमेरिका में रहने लग गया, कोई ब्रिटेन में रहने लग गया, कई जैसे भारत के अंदर देखें तो पाकिस्तान से आकर के कुछ लोग यहाँ रहे हैं, हिंदू बहुत से जो वहाँ प्रताड़ित थे यहाँ आकर रह रहे हैं, तो वो क्या हैं? वो अल्पसंख्यक हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। भारत में किन अल्पसंख्यकों की चर्चा हो जाती है?
भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की हो जाती है अल्पसंख्यकों की चर्चा, या जो सिख हैं या फिर जो ईसाई हैं उनको अल्पसंख्यक मानते हुए उन पर ही चर्चा होती है। भिखू पारेख के अकॉर्डिंग उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। किन पे? जो प्रवासी रूप से जैसे पाकिस्तान से प्रवास करके यहाँ पर आने लग गए, और यहाँ वो इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ वो प्रताड़ित हो रहे थे, इसलिए भारत में आकर के वो प्रवासी हिंदू के रूप में रह रहे हैं और वो अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, प्रवासी के रूप में। या फिर हम बात करें, अगर सही उदाहरण एक्यूरेट बैठा है ना, तो वो यही बैठेगा कि भारत से अगर कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर रह रहा है तो वो वहाँ पर क्या हो गया? अल्पसंख्यक तो है भारतीय वहाँ पे, और वो भारतीय अल्पसंख्यक क्या है कि वो यहाँ से जाकर के रहने वाले हैं, तो प्रवासी अल्पसंख्यक हो गए वो। तो उनके अधिकारों की बात कौन करता है? भिखू पारेख। ठीक, उनके अकॉर्डिंग उनके मानवाधिकारों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि 1980 का जो दशक था, 1980 के दशक में समूह और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावी मान्यता मिली। ये बड़ी बात हुई। कब की बात कर रहे हैं अपन बात करें 1980 के दशक की, तो 1980 के दशक में पूरा प्रभावी हो गए लोग। कौन? समूहवादी, अल्पसंख्यकवादी। ये कहते हैं भाई हमारे को अधिकार दो, और लोग भी सुनने लगे भाई बात तो सही है इनकी, लोग भी ऐसा मानने लग गए। सारी बात हो गई और ये बात तय हुई कि इन अल्पसंख्यकों को, ये जो समूह है इनको विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, भाई मानवाधिकारों से अलावा अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो गई। क्या हुई? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ गई, एक व्यवहारिक समस्या आ गई। और क्या आई वो देख लेते हैं। वो ये है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति के बजाय बहुमत की भाषा संस्कृति सीखना चाहते हैं। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति अमेरिका जाके रह रहा है ना, तो भिखू पारेख की बात तो सही है कि वो वहाँ जाकर के जो है वो रह रहे हैं अगर लोग, तो वो वहाँ के क्या हो गए? प्रवासी अल्पसंख्यक। लेकिन वो जाते ही वहाँ की कल्चर अपनाएंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, भारतीय नहीं पहनते, फिर वो वहाँ के कपड़े पहनेंगे, वहाँ के ही भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे बताओ कि जब वो वहाँ जाकर के सब कुछ उनके अकॉर्डिंग सीखना चाहेंगे और उनके अकॉर्डिंग जीना चाहेंगे, तो वहाँ के लोग उन्हें फिर अल्पसंख्यक मानेगा कौन? उनको नहीं मानेंगे। यही बात भारत में है। अब भारत के अंदर अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो क्या सारे उर्दू बोलते हैं? नहीं, हिंदी बोलते हैं सब। तो उनको हम किस आधार पर जो है अल्पसंख्यक मान लें? ये बात उठती है, ये बात बराबर उठती है कि जब आप अल्पसंख्यक की बात करते हो तो वो अल्पसंख्यक खुद ही बहुसंख्यक की तरह जीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उन अल्पसंख्यक मानना किस आधार पर सही है? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। किस रूप में कि अब अल्पसंख्यकों को जो है आप विशेष अधिकार देने की बात कर रहे हो, वो अधिकार दें कैसे? क्योंकि ये खुद ही जो है वो किधर जाना चाह रहे हैं? ये खुद ही बहुमत की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये व्यवहारिक समस्या सामने आती है। तो समझ में आई बात? हमने किस किस की बात की? एशियाई मूल्यों की बात की। इसके अंदर हमने महातिर मोहम्मद की बात की और उसने जो बताया कि एशिया के अंदर जो है मानवाधिकार क्यों लागू नहीं हो सकते, और फिर हमने बताया कि हाँ लागू हो सकते हैं। हम बस ध्यान इतना रखना है कि मानवाधिकारों को लागू करते समय एशियाई मूल्यों को भी ध्यान रखा जाए। फिर हम बात करते हैं बहुसंस्कृतिवादियों की। तो बहुसंस्कृतिवादियों के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक जो हैं उनके अधिकारों का महत्व रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप उनको ध्यान में रख करके और फिर अधिकार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्या? यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाके आएंगे, वापस आएंगे, ठीक है? कैसे? वो देखिए। एक जो समूहवादी वो ये भी तो हैं, कौन? नारीवादी। अब इन नारीवादी और मानवाधिकारों के रिलेशन है ना, वो भी थोड़ी स्पेशल है। क्यों? भाई नारीवाद का मतलब क्या है? पितृसत्तात्मक कारणों से राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार निरर्थक हैं। आप अगर महिलाओं को राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार दोगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परिवार में तो सत्ता किसकी है? पिता की। कौन कर रहे हैं? नारीवादी। अब इसका समर्थन करने वाले दो विचारक, एक तो सुसान मुलर ओकिन और एक मेरियम यंग। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, पितृसत्तात्मकता है, महिलाओं का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए उनको चाहे आप राजनीतिक सामाजिक अधिकार दो, कोई फायदा नहीं है। बात किसकी आई फिर कि वे कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें स्पष्ट करके बता रहे हैं? तो हम देखेंगे कि सुसान मुलर ओकिन और मेरियम यंग, ये दोनों लोग जो हैं वो किस प्रकार से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सुसान मुलर ओकिन क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं एक किताब के अंदर, किताब का नाम क्या है? तो किताब याद रखना बहुत जरूरी उनकी। सुसान मुलर ओकिन कौन है? नारीवादी हैं। पहली बात, क्या कहना चाहते हैं, किस किताब में कहना चाहते हैं? दूसरी बात है तो क्या किताब है इनकी? मूलर की किताब है जेंडर। ये रखना, मूलर जेंडर, दोनों अक्षरों में आखिरी में क्या है? रे की बात हो रही है, क्योंकि दोनों जेंडर की बात, भाई नारीवाद की बात कर रहे हैं तो जेंडर की बात करेगा तो मूलर करेगा, ये ध्यान रखना। अब कब लिखी थी किताब? 1989 में, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात क्या आती है कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। वो ही हो गई ना, लैंगिक संबंध मतलब पुरुष महिला। तो पूरा समाज जो बना होना, उसकी जो पूरी संरचना है
वो लैंगिक संबंधों पर है और उसके अंदर पुरुष का महत्व ज़्यादा है। ऐसा किसने माना? मुलर ने माना। किस किताब में? जेंडर में। अब आ जाओ, अब हम बात करें मेरियम यंग की। तो मेरियम यंग क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि भाई सार्वभौमिक नागरिक अधिकार जो है ना, सार्वभौमिक नागरिक अधिकार वो नहीं देने हैं, क्योंकि सार्वभौमिक नागरिक अधिकार दे दिए तो फिर महिलाओं को विशेष अधिकार कहाँ से दोगे? तो ये यंग ये बात कहना चाहते हैं कि महिलाओं को विशेष अधिकार दो। तो सार्वभौमिक नागरिक अधिकारों की संकल्पना में महिलाओं के विभेद या विशिष्ट स्थिति को मान्यता नहीं है, जो होनी चाहिए। भाई महिलाओं को विशेष स्थिति दोगे नहीं आप। सार्वभौमिक नागरिक अधिकार का मतलब क्या है? मानवाधिकार। और मानवाधिकार अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दे पाते, और महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दोगे तो फिर तो गड़बड़ है, वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं? नारीवादियों की। तो ये बात जो मेरियम यंग जो है उसने इस बात से कही कि सार्वभौमिक अधिकार हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसके अंदर महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दिए गए, बल्कि सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, इसलिए हम जो है मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये नारीवादी भी किसके खिलाफ खड़े हो गए? मानवाधिकारों के खिलाफ खड़े हो गए। दोनों का नाम याद रखना, सुसान मुलर ओकिन और मेरियम यंग। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो विचारक ऐसे हैं जो कि किसके विरोधी हैं? मानवाधिकारों के विरोधी हैं। और किसके सपोर्टर हैं? नारीवादियों के। चले अब आ जाओ अपने पॉइंट के ऊपर जहां हम चल रहे थे, वो है ये क्या? समुदायवादी। अब दोनों समुदायवादी कंप्लीट हो गए, बहुसंस्कृतिवादी भी और नारीवादी भी, दोनों समुदायवादी कंप्लीट हो गए ना। अब बात करते हैं कि इनका जो मूल दृष्टिकोण, जो दोनों का मिक्स में जो दृष्टिकोण बनता है, या इनके अलावा भी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप नेट और फर्स्ट ग्रेड वाले हो तो आप भी अपना समुदाय बना लो और अपनी मांग रखो और ये कह दो कि मानवाधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हमारे अधिकार। तो आप भी क्या हो गए? समूहवादी हो गए। तो उनका दृष्टिकोण कैसा होगा? अगर आप उस समूहवाद में शामिल होते हो तो आपका भी दृष्टिकोण ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, क्या है वो देखते हैं। समुदायवादी मानवाधिकारों के आलोचक होंगे। पहली बात तो वो आलोचना तभी, भाई आप मानवाधिकारों की आलोचना करोगे तभी तो अपने समूह के अधिकारों की बात करोगे। तो इसलिए समुदायवादी हमेशा क्या होते हैं? मानवाधिकारों के आलोचक। अब इसमें प्रमुख रूप से दो समुदायवादी जो आलोचक है वो कौन से? उनको ध्यान से पढ़ना। एक तो माइकल सैंडल और एक माइकल वाल्जर। ऐसे मानो कि क्लास के अंदर तुम सब बैठे हो, मेरे सामने बैठे हुए हो। अब सब के सब क्लास के बाहर अपने सैंडल तो खोलोगे, खोले भी हो। तो एक तो हो गया। अब समुदाय तो है भाई, क्लासरूम में कौन बैठा है? पूरा समुदाय बैठा है। तो समुदाय बाहर क्या खोल के आया है? चप्पल। ठीक, जिसे सैंडल बोलेंगे अपन। तो सैंडल खोल के आया है, तो पहले तो समुदायवादी क्या हो गए? सैंडल। दूसरे, कहाँ खोली आपने सैंडल? वाल के पास, दीवार के पास। तो दूसरा हो गया वाल्जर। तो समुदायवादी दो विचारक है महत्वपूर्ण रूप से। कौन कौन से? सैंडल और वाल्जर। अब आप पूछोगे कि सर अभी तो नारीवादियों में जो बताए थे वो भी तो समुदायवादी हुए। हाँ, वो भी समुदायवादी हुए, लेकिन वो स्पेशली वो किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? वो नारीवाद पर ही जोर देते हैं। अगर आप उनको जाकर के कहो ना कि अल्पसंख्यक अधिकार, तो नहीं नहीं, इसे तो हमने कहा ही नहीं। तो इसलिए हम उन्हें सिर्फ नारीवादी मानेंगे, उन्हें हम समुदायवादी तो उनको ही मानेंगे जो हर प्रकार के समूह के सपोर्टर हों। तो ये हर प्रकार के समूह के सपोर्टर हैं। कौन? सैंडल और वाल्जर। अब कैसे वो देख लेते हैं। बात करें सैंडल की, माइकल सैंडल की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक किताब लिखी, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो दो चीज़ें ध्यान रखो इसमें। क्या? बस सैंडल है। अब मानो कि क्लासरूम के कुछ बच्चे आपस में लड़ लिए और सैंडल बाहर पड़ी हुई है। अब वो लड़ते लड़ते बाहर चले गए। अब एक ने उठा के सैंडल दूसरे के मारने की तैयारी कर ली। अब उसमें क्या है? उसको मारने की लिबरलिज्म, स्वतंत्रता है, लेकिन एक लिमिट्स भी है। क्या? कि अगर आपने चप्पल फेंकने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन अगर वो उसके लगी नहीं और वो चप्पल उठा के भाग गया तो आपकी तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो वो लिमिट भी है कि सोच समझ करके फेंकनी है। तो दोनों चीज़ें होती है सैंडल में। क्या? लिबरलिज्म फेंकने की, और लिमिट ये कि लेके न भग जाए। तो दोनों चीज़ें इस प्रकार से आप याद रखना। कौन सी? लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। 1982 के अंदर एक किताब उन्होंने लिखी थी। किसने? सैंडल ने। अब बात आती है कि उन्होंने क्या लिखा इसमें। तो उन्होंने कहा कि रोल्स का विरोध किया। रोल्स क्या कहते हैं? रोल्स करते हैं सार्वभौमिक अधिकारों की बात। सार्वभौमिक अधिकार मतलब मानवाधिकार। क्लियर? तो उनका एक खंडन करते हैं। कौन करते हैं? माइकल सैंडल। विशेष रूप से रोल्स का नाम लेकर के कहते हैं कि भैया रोल्स जो सार्वभौमिक अधिकारों की बात करता है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि रोल्स के सार्वभौमिक अधिकार का उल्लंघन, सार्वभौमिक अधिकार का खंडन करना मतलब मानवाधिकारों का विरोध तो कर ही रहे ना सैंडल। तो मानवाधिकारों का विरोध तो उन्होंने किया। और क्या कहा? और उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अधिकारों की समाज से पृथक कल्पना नहीं हो सकती। समाज इंपॉर्टेंट है, समूह इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर जाकर के अधिकार दो। फिर उसके बाद आप प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार यानी मानव होने के कारण से जो अधिकार दे रहे हो ना, वो तो बाद में देना। पहले समाज का सदस्य होने के कारण से समाज को जो अधिकार देना ना, वो दो।
ठीक है ना। तो समाज के सदस्य के रूप में अधिकार दो, मानव के रूप में अधिकार मत दो। ये कौन कहता है? सेंडल। ठीक, समुदायवादी है इसलिए समुदाय पे जोर देगा, और वो ये कहता है कि अधिकार देना है ना व्यक्ति को तो समुदाय के सदस्य के रूप में, इंडिविजुअल कोई अधिकार नहीं। मानव होने के कारण से अधिकार दे रहे हो, ये गलत है। मानवाधिकार नहीं, मानव होने के कारण से अधिकार नहीं, समुदाय का सदस्य होने के कारण से अधिकार देने चाहिए। ये बात कौन कहता है? सेंट्रल। अगली बात, उदारवादियों के अधिकार अमूर्त और अनैतिक हैं। उदारवादियों के अधिकार कैसे हैं? अमूर्त और अनैतिक। समझ में आ रही है ना बात? उदारवादियों के अधिकार कौन से? सीधी बात है, जितने भी समूहवादी हैं वो किसके खिलाफ खड़े हैं? उदारवादियों के। उदारवादी किस पे जोर देगा? व्यक्ति पे। उदारवाद व्यक्ति पे जोर देगा, और ये व्यक्ति के ऊपर जोर देने का विरोध करते हैं कौन? समुदायवादी। ये कहते हैं कि समुदाय पे जोर दो, व्यक्ति पर नहीं, इसलिए उदारवादियों के तो विरोधी होंगे ही होंगे, व्यक्ति के अधिकार के विरोधी होंगे। इसलिए उदारवादी अधिकार अमूर्त और अनैतिहासिक है, इसलिए नहीं दिए जाने चाहिए। कौन कहता है? जो है सेंडल ये बात कहता है। तो सेंडल की एक तो किताब याद रखनी है, कौन सी है? लिबरलिज्म और लिमिट। दूसरी हमें याद रखनी है कि वो रोल्स का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि रोल्स सार्वभौमिक अधिकार यानी मानवाधिकारों का समर्थन है करता है, इसलिए वो विरोध करता है। तीसरी कि सेंडल ये कहता है कि भाई उदारवादियों का मैं विरोध करूंगा, क्योंकि उदारवादी व्यक्ति पे जोर देते हैं, समाज पे जोर नहीं देते, इसलिए मैं उसका भी विरोध करूंगा। मतलब दो चीजों का विरोध कर दिया, रोल्स का और उदारवादियों का। और चूंकि रोल्स खुद उदारवादी विचारधारा रखता था, इसलिए इन दोनों का विरोध होना स्वाभाविक ही था। किसने किया? सेंडल ने। अब बात आती है वाल्जर की। वाल्जर क्या कहते हैं? अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है। वही मतलब मानवाधिकारों की जो मान्यता है वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है, समाज में ही अधिकार संभव है, ठीक है, उसके बाहर संभव नहीं। फिर तो ये तो बात तो सेंडल ने की थी। इसने क्या अलग कर दिया? तो इसने कहा कि प्रत्येक समाज में वस्तुओं का समान महत्व नहीं है। हर समाज में वस्तुएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी समाज में कोई वस्तु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदू समाज में मंदिर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मुस्लिम समाज के अंदर मस्जिद इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हर समाज के अंदर अपनी अपनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्रत्येक समाज के अंदर अपनी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए समाज का जो अधिकार है वो महत्वपूर्ण है बजाय व्यक्ति के अधिकार से। सारे व्यक्ति देख करके अधिकार दोगे तो समुदाय देख करके क्या दोगे? इसलिए समुदाय का महत्व इंपॉर्टेंट है। तो वाल्जर के अंदर वाल्जर किस बात पे याद हो रहा है? वॉल पे, दीवार पे, और दीवारों से क्या बनते हैं? मंदिर और मस्जिद। ये ध्यान रख के और फिर उस तरीके से याद रखना कि समाज में वस्तुओं का महत्व है। ये बात कौन कर रहा है? वाल्जर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। वाल्जर और सेंडल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेंडल उदारवादियों का विरोध करता है, रोल्स का विरोध करता है। वाल्जर वो भी उसी प्रकार मानवाधिकारों का विरोध करते हुए ये कहता है कि सभी समाजों में अलग अलग वस्तुएं होती हैं, इसलिए समाजों के अधिकार होने चाहिए, व्यक्ति के अधिकार नहीं। क्लियर? ऐसा भी नहीं है कि लोग व्यक्ति के अधिकार के विरोधी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि व्यक्ति का अग्र अधिकार देना ना व्यक्ति को, तो समाज का सदस्य होने के नाते दो। ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगली बात हम देखेंगे मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों के बारे में। तो मानवाधिकारों की कितनी पीढ़ी मानी गई? 3। पहली बात किसने मानी? कौन था रखने वाला? तो वो व्यक्ति था महत्वपूर्ण कारेल वसाक। एक नाम तो याद रखना है, कारेल वसाक को अच्छी तरह याद रखना। दूसरी बात, ये कहाँ का था? तो चेक गणराज्य का था विधिवेत्ता। कब रखी थी? 1979 के अंदर ये बात रखी थी इसने। कहाँ जाके रखी? स्ट्रोसबर्ग के अंदर जाकर के रखी थी। वहाँ क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, और उसमें उसने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई मानवाधिकार जो ना वो 3 पीढ़ियों में चल रहे हैं। अब वो 3 पीढ़ियाँ कौन सी? पहली पीढ़ी के जो मानवाधिकार है वो है मूलतः राजनीतिक मानवाधिकार। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक हैं। तो हो गए पूरे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो गए सारे। वो कहते हैं कि राजनीतिक पहले मिल गए और बाकी सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक 3 याद रखना। दूसरे में याद रखना महत्वपूर्ण रूप से। पहले में तो राजनीतिक अधिकार हुए एक जो सबसे पहले देने पड़ते हैं, दूसरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। 3 अधिकार दूसरे नंबर पर आ गए ना 3 अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तीनों याद रखना भाई, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। अब उसके अलावा जितने भी अधिकार बच गए वो किस पीढ़ी में दिए गए? तीसरी पीढ़ी में दिए गए। अब यहां अगर आप ये दूसरी पीढ़ी वाले अधिकार याद नहीं रखोगे ना तो कंफ्यूज पक्के हो, तो फिर प्रश्न कैसे बनाया अगला, आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया अपना कंसेप्ट कंप्लीट। तो आज मानवाधिकार पूरे हो गए। अब अपन कल से जो ना, कल एक वीडियो और बनाना चाहता हूं अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई रिस्क रहे। हालांकि मैं सीधे नोट्स भी दे सकता हूं फर्स्ट ग्रेड वालों को तो, लेकिन अगर आप यूजीसी वाले अगर चाहो, ठीक है, यूजीसी नेट वाले, तो दे सकता हूं। ठीक, तब तो दोनों को मिल जाएगा, फायदा है। ठीक है, कि भाई एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, वो है कि अधिकारों की कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग विचारकों के अकॉर्डिंग, वो मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक। तो वो परिभाषाएं
हालांकि मेरे जो स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड वाले उनको तो मैं वैसे सीधे व्हाट्सअप जो है मैटर सीधा उपलब्ध करा दूंगा, तो वो क्योंकि याद ही करनी है सारी, तो वो वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप सभी चाहते हैं कि सर वो पढ़ाई दो, तो फिर कंप्लीटली जो है हम पूरी की पूरी परिभाषाओं को एक बार याद करने का प्रयास करेंगे। मैं कल के वीडियो में उनको याद करवा दूंगा, लेकिन ये कराऊंगा तभी जब आप जो है इसके लिए मैसेज भेजोगे तो ही, अन्यथा मैं अपने जो एफ वाले स्टूडेंट हैं उनको भेजना है तो मैं नोट्स भेज दूंगा और अपन यहाँ फिर अगले लेसन को स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।